हेलो। अब आ रही क्या आवाज? आवाज मेरी आ रही है? चलिए। आई थिंक अब आवाज आ रही है क्लियर। वालेकुम सलाम। ओके। तो किस तरह आ रही है? ओके। तो आज की जो लाइव है वो मैं, हाँ स्क्रीन थोड़ी सी। ओके शुक्रिया। मीरा जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। मीरा जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी तीनों नज़में जो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अभी जो नज़र आ रहा होगा, ये है मीरा जी की नज़्म समंदर का बुलावा। कौन सी नज़्म है? समंदर का बुलावा। ठीक है। मीरा जी के बारे में देखिए, आप लोग सब जानते होंगे। अब आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? अब तो सब सही है ना? देखिए यहाँ पे जो है, एक सेकंड। थोड़ा सा स्क्रीन में कर दूं एडजस्ट। अब देखिए कैसी आ रही स्क्रीन। एक्चुअली क्या सेटिंग में थोड़ी सी हमको अभी उतने ज़्यादा एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा सेटिंग होती है लाइव आने के लिए, तो उतना ज़्यादा एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। हाँ जी, अब थोड़ा बहुत सही है। ऊपर की चीज़ें हैं अब कम दिख रही है ना। चलिए। तो मीरा जी के बारे में आपने सुना होगा, मीरा जी नज्म के शायर हैं, है ना? मीरा जी नज्म के शायर हैं और इनकी पैदाइश जो होती है 1912 में हुई है। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? वो है सनाउल्लाह डार। सनाउल्लाह डार। ठीक है, सनाउल्लाह डार। तो सनाउल्लाह डार साहब को जो है मीरा जी जो बनते हैं, मीरा जी बनते हैं जो, तो वो अपनी महबूबा के नाम पे बनते हैं। ठीक है, वो अपनी महबूबा के नाम पे बनते हैं, जिनकी महबूबा का नाम मीरा ही था। तो मीरा जो कलकत्ता की थी और उसके इश्क में ऐसा गिरफ्तार हुए कि मतलब
उन्होंने दुनिया को ही छोड़ दिया और सब कुछ तर्क करके वहाँ चले गए थे और उसके अंत में मतलब वो नाउम्मीदी मायूसी ही हाथ लगी थी, वो उसे विशाल नहीं हो सका। ठीक है, तो मीरा जी की नाकाम मोहब्बत थी, लेकिन उसी की निस्बत से इन्होंने अपना नाम मीरा जी रखा था। ठीक है, वरना इनका असली नाम जो है वो सनाउल्लाह डार था। 1912 में इनकी पैदाइश होती है और 1949 में महज 37 साल की उम्र में इनकी वफात हो गई थी। 1949 में, यानी आज़ादी से 2 साल के बाद, आज़ादी के 2 साल के बाद इनका इंतकाल हो गया था। मोहम्मद सनाउल्लाह डार इनका नाम था। साहिर पहले तखल्लुस रखते थे, ठीक है, और साहिरी तखल्लुस रखते थे और फिर मीरा जी मतलब इन्होंने अपना परमानेंट नाम रख लिया। इनकी जो तसनीफ़ात हैं वो आपने सुन रखा होगा, मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़्में, और इसके अलावा मतलब तीन रंग भी इनकी किताब है, तसनीफ़ है, और मीरा जी नगरी नगरी फिरा मुसाफिर भी इनकी तसनीफ़ है। और इसके अलावा मतलब मशरिक़ व मग़रिब के नग़्मे, मशरिक़ व मग़रिब के नग़्मे जो हैं, इनकी वो तसनीफ़ है जो इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है, जो तनक़ीद है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो मैं करने जा रहा हूँ उनकी 3 नज़्में जो है उनकी क़िरत करने जा रहा हूँ। जो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, उसमें पहली नज़्म क्या है? पहली नज़्म है, यहाँ पे देखिए, समंदर का बुलावा। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये रेख्ता की वेबसाइट है, वहीं से हमने इस नज़्म को लिया है। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प नज़्म है समुंदर का बुलावा। ठीक है, अब मीरा जी के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि मीरा जी जो है एक नफ्सियाती शायर थे। नफ्सियाती किस्म के या फ्राइड के नज़रिए पर बेस्ड जो उनकी शायरी हुआ करती थी। ठीक है, और नफ्सियाती लवाज़िमात या फिर जिनसी लवाज़िमात उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, जिनसियात की शायरी या जिनसी लबो लहजा या जिनसी मानवियत उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कसरत से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो हैरत होती है उनकी नज़्में पढ़ करके, जब वहाँ पे उसकी तशरीह हम करते हैं, उसको समझते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूहड़पन भी दिखता है। लेकिन वो फूहड़ता, वो जो है जिनसियात या वो जिनसी लवाज़िमात जो उनकी हैं, उनकी अलामती शायरी में और उनकी जो वो शेरी ज़बान है, उसमें जो है वो छिप जाती है। उनका ये ऐब छिप जाता है। जिस तरह से मतलब दाग दहलवी फ़ेमस हैं। दाग दहलवी किस किस्म के फ़ेमस हैं? तो दाग दहलवी ऐसे शायर के तौर पे फ़ेमस हैं जिनके यहाँ फूहड़ता और जिनके यहाँ मतलब ज़ाहिरी शायरी, ज़ाहिरी जो मतलब एक तरह से लवाज़िमात हैं या महबूब के आज़ा और इस तरह से गोशो-किनार की जो शायरी वो किया करते थे। हालाँकि दाग दहलवी के यहाँ बहुत बड़ी अच्छी शायरी है, ठीक है? ज़बान के बहुत माहिर दाग दहलवी माने जाते थे और मतलब उनकी शायरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। लेकिन उनकी शायरी वो चीज़ें जो आम फ़हम है, वो चीज़ लोगों को समझ में आ जाती थी, बड़ी जल्दी समझ में आ जाती थी, सामने की दिख जाती थी। लेकिन मीरा जी की नज़्में थोड़ी-सी मुश्किल हैं, ठीक है? उसकी ज़बान मुश्किल है, उसकी अलामतें समझने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, उसकी तशरीह मुश्किल है। यहाँ पे मैं किरत करने जा रहा हूँ समुंदर का बुलावा। देखिए, पहले नंबर पे इसको सुनिए, समुंदर का बुलावा। उनका मजमूआ जो है 3 रंग। इनका मजमूआ है 3 रंग, उसी में ये नज़्म शामिल है, ठीक है? और देखिए 3 यहाँ पे ये जो है 3 रंग, आपने पढ़ा होगा कि मीरा जी का जो है खाका सादत हसन मंटो ने लिखा है। सादत हसन मंटो ने लिखा है किस नाम से? 3 गोले के नाम से, ठीक है? सादत हसन मंटो ने ये 3 गोले के नाम से उनका खाका लिखा है। और इसके अलावा देखिए ये भी मैं बता दूँ कि जो मीरा जी की कुल्लियात है, मीरा जी की कुल्लियात है, ये किसने शाये किया है? डॉक्टर जमील जालवी ने। वालेकुम सलाम। मीरा जी की कुल्लियात डॉक्टर जमील जालवी ने शाये की है। मीरा जी के ऊपर उनका काम भी है, बहुत अच्छा खासा काम है। उनकी एक अलग मुस्तकिल किताब भी डॉक्टर जमील जालवी की मीरा जी के ऊपर है, ठीक है? और इसके अलावा उनकी कुल्लियात को उन्होंने शाया किया है, छाप करके उस पर मुकदमा चढ़ा करके, और बड़े अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है मीरा जी की जो है कुल्लियात शाया करके। मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़्में और ये सब जो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है? अब यहाँ पे नज़्म की जो क़िरत मैं करने जा रहा हूँ, समंदर का बुलावा नज़्म है, ठीक है? पहली नज़्म है समंदर का बुलावा। ये सरगोशियाँ कह रही हैं अब आओ कि बरसों से तुमको बुलाते-बुलाते मेरे दिल पे गए।
जो इनकी सारी नज़्में हैं, ये तीनों नज़्में समंदर का बुलावा, कलर का नगमा, मोहब्बत और जातरी, ये चारों नज़्में जो तीनों नज़्में जो हैं ये नसरी नज़्म की हैत में लिखी गई हैं, ठीक है? इसलिए उसकी क़िरत जो है आप लोग उसी तरह से करें। ये जो एक बार क़िरत अगर सुन लेंगे तो आपको फिर कभी नहीं भूलेगा कि ये नज़्म की जो है जातरी किसकी नज़्म है, कलर का नगमा, मोहब्बत किसकी है, समंदर का बुलावा किसकी नज़्म है, ठीक है? नज़्म को ध्यान से सुनिए और मैं जिस तरह से क़िरत करूँ, जहाँ मैं रुकूँ वहीं पर आप मतलब उसकी मतलब समझ जाएँगे, ठीक है? तज्ज़िया करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक-एक लाइन की तशरीह करने नज़्म जो है एक-एक लाइन की तशरीह नहीं होती है, ठीक है? नज़्म पूरी मुकम्मल अपने आप में। अब देखिए इसका मौज़ू जो है समंदर का बुलावा है। क्या मौज़ू है? समंदर का बुलावा, ठीक है? समंदर का बुलावा। अब समंदर बुलाता है। देखिए दुनिया की हर चीज़ जो है वो कहा जाता है कि वो बड़ी चीज़ में जाकर के मिल जाती है। छोटे-छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो बड़ी चीज़ें, जैसे छोटी-छोटी नहरें, नदियाँ मिल कर के कहाँ जाकर के मिलती हैं, वो समुद्र में मिलती है। तो समुद्र अपने आप में अथाह है। मतलब देखिए ये एक तरह से मतलब यहीं से उनकी जो जिनसियाती लफ्ज़ियात हैं या जिनसियाती अलामतें हैं, वो यहीं से शुरू होती हैं, इनके मौज़ूआत से। समंदर क्या है, ये बेसिकली अगर उनकी नज़्म की ज़बान में हम देखें, मीरा जी की नज़्म की ज़बान में, तो समंदर उनकी वो जिनसी ख़्वाहिशात हैं जो जो कभी नहीं भरती, वो जो कभी पूरी ही नहीं होती, ठीक है? तो समंदर भी इसी तरह से, समंदर कभी भर नहीं सकता, ठीक है? और ना ही कभी उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये और जबकि वो हमेशा अपने अंदर और ज़्यादा मतलब अपने अंदर समोने की कोशिश करता है। तो ये उसी का बुलावा है, ये उसी जिन्स का बुलावा है, वो उसी मतलब जिनसी नाआसूदगी का बुलावा है, ठीक है? समझ में आ रही होगी बातें? तो ये समंदर का बुलावा वो समंदर नहीं है, यही अलामत मतलब यही इसी को अलामत कहते हैं, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? इसी को अलामत कहते हैं। यानी वो सीधे-सीधे नहीं जैसे हम आम स्टूडेंट जो होते हैं, इसको नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मतलब जब इनकी इनकी थ्योरी पूरी पढ़ेंगे, पूरी नज़्म पढ़ेंगे और इनके ऊपर नक्कादों की जो राय है, उसको जब पढ़ेंगे, तज़्ज़िये पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ समंदर का असल मतलब क्या है, ठीक है? देखिए जिनसी ख़्वाहिशात इंसान की वो ख़्वाहिशात हैं, जो हमेशा मतलब उसको उकसाते रहते हैं, उसको बुलाते रहते हैं कि चलो कहीं कुछ करो, ठीक है? तो ये उसी किस्म की शायरी है, उसी किस्म की ये नज़्म है। इनकी तीनों दोनों यहाँ पे जातरी नज़्म जो मैं पढ़ने जाऊँगा और कलर का नगमे मोहब्बत में भी वो जिनसियाती नाआसूदगी वहाँ पे भी झलकती है, वहाँ पे भी मिलती है। हर नज़्म में इनकी वो जिनसियाती नाआसूदगी मिलती है, ठीक है? तो ये समंदर का बुलावा मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी कि ऐसी क़िरत की जाए कि वो जो आपको समझ जाए। नज़्म ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं है, सिर्फ़ जातरी थोड़ी-सी तवील नज़्म है, लेकिन समंदर का बुलावा और कलर का नगमे मोहब्बत ये नज़्म ज़्यादा बड़ी नज़्म नहीं है, ठीक है? अब देखिए नज़्म की क़िरत मैं करता हूँ यहाँ पे, आप सुनिए। ये सरगोशियाँ कह रही हैं अब आओ कि बरसों से तुमको बुलाते-बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। कभी एक पल को कभी एक अरसा सदाएँ सुनी हैं मगर ये अनोखी निदा आ रही है। अनोखी निदा, ठीक है? ये मतलब जिनसी नाआसूदगी की एक अंदर से जो निदा आ रही है। बुलाते-बुलाते तो कोई ना अब तक थका है, ना आइंदा शायद थकेगा। मेरे प्यारे बच्चे मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। देखो अगर यूँ किया तो बुरा मुझसे बढ़कर न कोई भी होगा। खुदाया खुदाया कभी एक सिसकी, कभी एक तबस्सुम, कभी सिर्फ त्योरी, मगर ये सदाएँ तो आती ही रही हैं। इन्हीं से हयाते दो रोज़ा अबद से मिली है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब ये जो जिनसी आसूदगी है, इन्हीं से मतलब हयाते दो रोज़ा अबद से मिली है। यानी शुरू से यही ज़ाहिर सी बात है, वही जिनसियात ही ऐसी चीज़ है ये जिनसियात, ठीक है? जो मतलब हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाती हैं, जो इस कायनात को चलाने का एक निज़ाम है। अगर वो चीज़ हमारे अंदर से खत्म हो जाए, इंसान के अंदर से खत्म हो जाए, तो वो चीज़ ज़ाहिर-सी बात है फिर ये इस कायनात को आगे बढ़ने में कोई चीज़ मुआविन नहीं हो सकती। ठीक है? इन्हीं से हयाते दो रोज़ा अबद से चली है, मगर ये अनोखी निदा जिस पे गहरी थकन छा रही है, जिस पे गहरी थकन छा रही है, ये हर एक सदा को मिटाने की धमकी दिए जा रही है। ठीक है? अब आँखों में जुम्बिश न चेहरे पे कोई तबस्सुम न त्योरी, फ़क़त कान सुनते चले जा रहे हैं। ये एक गुलसितां है, हवा लहलहाती है, कलियाँ चटकती हैं, गुंचे महकते हैं और फूल खिलते हैं, खिल खिल के
जाके गिरते हैं, एक फर्श मखमल बनाते हैं जिस पर मेरी आरज़ुओं की परियां अजब आन से यूं रमा है कि जैसे गुलिस्ता ही एक आईना है। ठीक है? ये सारी देखिए जितनी भी लफ्ज़ियात हैं, ठीक है? आरज़ू, बदियाँ और क्या नाम फ़र्शे मखमल और गुंचे, महकते फूल ये सब के सब कलियाँ, ये सब के सब उसी जिनसियात की लफ्ज़ियात हैं या वही अलामतें हैं यहाँ पे इस्तेमाल ये असल मीनिंग में नहीं है, ठीक है? अगर इसकी तशरीह करने जाएँ तो ऐसी तशरीह होगी कि मतलब समझ लीजिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी तशरीह किस कितने तह तक जा सकती है और मीरा जी ने कौन-सी बात कह दी है जिन्स से मुताल्लिक और मतलब एक नफ्सियाती जो हमारी पेचीदगी है या नफ्सियात का एक अहम जो जुज़ है, उससे मुताल्लिक कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है, ठीक है? इसी आईने से हर एक शक्ल निखरी, संवर कर मिटी और मिट ही गई, फिर न उभरी, ये पर्वत है खामोश साकिन। पर्वत है, पर्वत से तशबीह दे दिया, ठीक है? कभी कोई चश्मा उबलते हुए पूछता है कि उसकी चट्टानों के उस पार क्या है? यानी उस जिनसी नाआसुदगी के पार उस पार क्या है? मगर मुझको पर्वत का दामन ही काफ़ी है। दामन में वादी है, वादी में नदी है, नदी में बहती हुई नाव ही आईना है। इसी आईने में हर एक शक्ल निखरी मगर एक पल में जो मिटने लगी है तो फिर ना उभरी। ये सहरा है फैला हुआ खुश्क बेबर्ग सहरा, बगुले यहाँ तुंद भूतों का अक्से मुजस्सम बने हैं, मगर मैं तो दूर एक पेड़ों के झुरमुट में अपनी निगाहें जमाए हुए हूँ। न अब कोई सहरा न पर्वत न कोई गुलिस्तां, अब आंखों में जुम्बिश न चेहरे पे कोई तबस्सुम न त्योरी। फ़क़त एक अनोखी सदा कह रही है कि तुमको बुलाते-बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। बुलाते-बुलाते तो कोई न अब तक थका है शायद न शायद थकेगा, तो फिर ये निदा आईना है फ़क़त मैं थका हूँ, न सहरा न पर्वत न कोई गुलिस्तां, फ़क़त अब समंदर बुलाता है मुझको कि हर शय समंदर से आई, समंदर में जाकर मिलेगी। यानी ये जिनसियाती नासुदगी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पर जाकर के मिलना है इसको, ठीक है? हमारी जो जिनसियात है उसको मतलब कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। वो उसी तक मतलब जो चीज़ हम जो मतलब इनका कहने देखिए यहाँ पे जो कह रहे हैं, बुलाते-बुलाते ना कोई अब तक थका है, ना शायद थकेगा, तो फिर ये निदा आईना है ख़ुद मैं थका हूँ। ये निदा आईना फ़क़त मैं तक यानी जो हमारी जिनसियाती नाआसुदगी जिन्स जो हमारा उभारता है, ठीक है? हमारी जो जिनसी नाआसुदगी होती है और उससे मतलब एक वक़्त तक जाते-जाते हम जो थकावट के शिकार हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। उसमें इस चीज़ में कोई आज तक थका है? नहीं थकना चाहिए क्योंकि कायनात का इसी से मतलब जो है नमू है, कायनात इसी से बढ़ेगी, ठीक है? यानी ये पूरा महवर उनका जो है इसी जिनसी नाआसुदगी से है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जात्री भी इनकी यही इसी तरीके से इसी क़िस्म की नज़्म है, जात्री, ठीक है? ये जात्री जो है 1941 में नज़्म ये उन्होंने लिखी है और इसमें इस नज़्म में आपको मतलब जब पढ़ूँगा तो देखिएगा कि एक जिनसी जो सफ़र है, जो कभी ना पूरा होने वाला है, जिसके हर रास्ते पे लोग आ जा रहे हैं और मतलब ये खुद अपने आप को भी उसी शाहराह पे पाता है और देखता है कि मतलब हाँ, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक तरह से ये कह लीजिए कि मतलब जिनसी बाज़ार में खड़ा है। जिनसी बाज़ार में वो शायर खड़ा है और वहाँ पे लोगों को देख रहा है, उस शाहराह पे देख रहा है। यात्री मतलब होता है मुसाफिर, ठीक है? वो थका हुआ मुसाफिर, वो जो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, ठीक है? यात्री मतलब मुसाफिर ही तो होते हैं। अब वो मुसाफिर किस तरह से है यहाँ पे पेश किया है, वो दरअसल उसी जिनसियात का मुसाफिर है, ठीक है? मीरा जी की सारी नज़्में उसी के महवर हैं, ज़्यादातर नज़्में देखिए। अब ये थोड़ी-सी तवील नज़्म है, इसकी भी तरफ करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? एक आया गया दूसरा आएगा, देर से देखता हूँ, यूँ ही रात उसकी गुज़र जाएगी। मैं खड़ा हूँ यहाँ किस लिए, मुझको क्या काम है? याद आता नहीं, याद भी टिमटिमाता हुआ एक दिया बन गई जिसकी रुकती हुई और झिझकती हुई हर किरण बेसदा कह कहा है। हर किरण बेसदा कह कहा है, मगर मेरे कानों ने कैसे उसे सुन लिया। एक आंधी चली, चल के मिट भी गई, आज तक मेरे कानों में मौजूद है।
साएं साएं मचलती हुई और उबलती हुई, फैलती फैलती देर से मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक आया गया, दूसरा आएगा, रात उसकी गुजर जाएगी। एक हंगामा बरपा है, देखें जिधर आ रहे हैं कई लोग, चलते हुए और टहलते हुए और रुकते हुए, फिर से बढ़ते हुए और लपकते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे दिल में मेरे ध्यान की लहर से एक तूफान है, वैसे आंखें मेरी देखती ही चली जा रही हैं कि एक टिमटिमाते दिए की किरण जिंदगी को फिसलते हुए और गिरते हुए ठप से जाहिर किए जा रही है। मुझे ध्यान आता है अब तेरी ही एक उजाला बनी है, मगर इस उजाले से रिश्ती चली जा रही है वो अमृत की बूंदें जिन्हें मैं हथेली पे अपने संभाले रहा हूँ। हथेली मगर टिमटिमाता हुआ एक दिया भी बन गई थी, लपक से उजाला हुआ, लौ गिरी, फिर अंधेरा सा छाने लगा। बैठता बैठता बैठकर एक ही पल में उठता हुआ, जैसे आंधी के तीखे थपेड़ों से दरवाजे के ताले खुलते रहें, बंद होते रहें, फड़फड़ाते हुए दायरे जख्म खुर्दा की मानिंद मैं देखता ही रहा। एक आया गया, दूसरा आएगा, सोच आई, मुझे पांव बढ़ने से इनकार करते गए, मैं खड़ा ही रहा। दिल में एक बूंद ने ये कहा, रात यूं ही गुजर जाएगी। दिल की एक बूंद को आंख में लेके मैं देखता ही रहा। फड़फड़ाते हुए दायरे जख्म खुर्दा की मानिंद दरवाजे के ताक एक बार जब मिल गए, मुझको आहिस्ता आहिस्ता हथेली पे अपनी संभाले रहूंगा वो अमृत की बूंदें जिन्हें आंख से मेरी रसना था, लेकिन मेरी जिंदगी टिमटिमाता हुआ एक दिया बन गई, जिसकी रुकती हुई और झिझकती हुई हर किरण बेसदा कह कहा है कि उस तेरगी में कोई बात ऐसी नहीं जिसको पहले अंधेरे में देखा हो। मैंने सफर ये उजाले अंधेरे का चलता रहा तो चलता रहेगा। यही रस्म है राह की, एक आया गया दूसरा आएगा, रात ऐसे गुजर जाएगी। टिमटिमाते सितारे बताते रहे रास्ते की नदी बही जा रही है, बहे जा उस इस उलझन से ऐसे निकल जा। कोई सीधा मंजिल पे जाता था लेकिन कई काफिले भूल जाते थे, अंजुम के दौरे दौरे या गाना के मुबहम इशारे, मगर वो भी चलते हुए और बढ़ते हुए शाम से पहले ही देख लेते थे। मकसूद का बंद दरवाजा कहने लगा है, मगर मैं खड़ा हूँ, यहाँ मुझको क्या काम है, मेरा दरवाजा खुलता नहीं है। मुझे फैले सहरा की सोई हुई रेख का जर्रा जर्रा यही कह रहा है कि ऐसे खराबे में सूखी हथेली है, एक ऐसा तलवार कि जिसको किसी खार की नोक चुभने पे भी कह नहीं सकती मुझको कोई बूंद अपने लहू की पिला दो, मगर मैं खड़ा हूँ यहाँ किस लिए, काम कोई नहीं है। तो मैं भी उन आते हुए और जाते हुए एक दो तीन लाख बगुलों में मिलकर यूं ही चलते चलते कहीं डूब जाता कि जैसे यहाँ बहती लहरों में कश्ती हर एक मौज को थाम लेती है। अपनी हथेली के फैले कमल में मुझे ध्यान आता नहीं है कि इस राह में तो हर एक जाने वाले के बस में है मंजिल। मैं चल दूं, चलो आइए, चलूं, आइए आइए, आप क्यों इस जगह ऐसे चुपचाप तनहा खड़े हैं। अगर आप कहिए तो हम एक अछूती सी टहनी से दो फूल बस, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक दोस्त का रास्ता देखता हूँ, मगर वो चला भी गया है। मुझे फिर भी तस्कीन आती नहीं कि मैं एक सहरा का बाशिंदा मालूम होने लगा हूँ। खुद अपनी नजर में मुझे अब कोई बंद दरवाजा खुलता नजर आए, ये बात मुमकिन नहीं है। मैं एक और आंधी का मुश्ताक हूँ जो मुझे अपने पर्दे में यकसर छिपा ले। मुझे ये महसूस होने लगा है सुहाना समा जितना बस में था मेरे, वो सब एक बहता सा झोंका बना है जिसे हाथ मेरे नहीं रोक सकते कि मेरी हथेली में अमृत की बूंदें तो बाकी नहीं है, फकत एक फैला हुआ खुश्क बेबर्ग बेरंग सहरा है जिसमें ये मुमकिन नहीं मैं कहूँ एक आया गया दूसरा आएगा, रात मेरी गुजर जाएगी। तो ये देखिए, रात मेरी गुजर जाएगी, रात का जिक्र और उस शाहराह का जिक्र जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और एक इंसान अपनी हथेली पर मतलब इस तरह से जख्म खुर्दा, तायरे जख्म खुर्दा, जो कहा है तायरे जख्म खुर्दा मतलब ऐसा परिंदा जो जख्म खाया हुआ है, जिसकी आंसू मतलब जिनसी आसूदगी पूरी नहीं हो रही, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, और ये बेमतलब का उस रास्ते पर खड़ा है।
बेमतलब का उस रास्ते पे, उसको खुद नहीं पता कि मैं क्यों खड़ा हूँ, किस लिए खड़ा हूँ। इस नज्म में ये सारी चीजें, यानी ये जो एक कहानी का एक जो ड्रामाई कैफियत इस नज्म में बनाई गई है, जो किरदार निकाले गए हैं, एक वो किरदार जो आ रहा है, एक वो किरदार जो जा रहा है, और एक वो किरदार जो रास्ते पे खड़ा है, शाहराह पे खड़ा है, ये सब उसी जिनसी रास्ते पे चलने वाले हैं। ठीक है, मीरा जी की जो एक नज्म की फिजा है ना, वो अगर आप इस जिनसियात से जोड़ेंगे नहीं तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस जातरी नज्म को मतलब उसी से हमें जोड़ना है। और क्योंकि ये देखिए, अब इसकी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एक एक लफ्जियात की अगर मैं इसकी तशरीह करूँ, उसका उस अलामत को अगर मैं खोलूँ, ठीक है, अलामतों को जो खोला जाता है, तो वहाँ पे मतलब हैरानी होगी कि मतलब यहाँ यहाँ इसकी तशरीह किस कदर मतलब एक ऐसी हकीकत है जो खास करके मर्द अक़वाम, मर्द की जो जिनसियात होती है, एक मीरा जी पे पूरी नज़मों में सिर्फ मर्दों की जिनसियात को ही यहाँ पेश किया गया है। यानी एक मर्द किस तरह की कैफियत से दो चार होता है, वो जब उसके ऊपर वो चीज़ हावी होती है और वो उसको नहीं वो चीज़ मिलती है, फिर वो किस कैफियत से गुजरता है। ठीक है, यानी वो अपनी हथेली पर जो एक अमृत की बूंद लेकर घूमता है कि किसी तरीके से उसमें जिंदगी आ जाए, लेकिन वो मतलब उसको मिलती नहीं है, और आखिर में वो उस परिंदे के मानिंद हो जाता है, जिस तरह जो परिंदा जख्म खुर्दा होता है, जिसका मतलब जिसके जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि इसकी कैफियत पहुंच जाती है। तो ये नज्म का मतलब लुब्ब लबाब मैं बता रहा हूँ आपको। किरत जो आपका जो मैंने किया है, ठीक इसी तरह से अगर आप किरत करेंगे, रुक रुक कर किरत करेंगे, तो थोड़ी सी नज्म उसकी समझ में आएगी। इस वीडियो का मकसद यही है सिर्फ कि मतलब इसको समझाया जाए, इसको किरत की जाए, आप उनके सामने वो किरत मौजूद हो और एक बार सुन लें आप, तो हो सकता है कि नज्म मतलब आप लोगों के काम में आ जाए, और कभी अगर इससे सवाल बने तो वो याद आ जाए कि हाँ, हलीम सर ने मतलब इस तरह के वीडियो में इसको सुनाया था। ठीक है, 15-20 मिनट के 25 मिनट के वीडियो में अगर आप लोग देख लेंगे या फिर से उसको रिवाइज करके देख लेंगे, तो हो सकता है ये मीरा जी के जो नज्म है, ये इसका नाम हमेशा के लिए याद हो जाए, और मीरा जी के जो चीजें हैं वो भी याद हो जाए। ठीक है, तीसरी नज्म जो आज की है, वो है जो सिलेबस की है, वो कलर के नगमा है मोहम्मद। बेहद दिलचस्प नज्म, बहुत आसान नज्म है, दिलचस्प नज्म है, सिलेबस में सबके शामिल भी होता है, एमए के वगैरह के सिलेबस में। तरत करता हूँ आप लोग इसको देखिए। ठीक है, देखिए, ये कलर के नगमे मोहब्बत ये नज्म है। सब रात मेरी सपनों में गुजर जाती है और मैं सोता हूँ, फिर सुबह की देवी आती है, अपने बिस्तर से उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, लाया था कल जो डबल रोटी, उसमें से आधी खाई थी, बाकी जो बची वो मेरा आज का नाश्ता है। दुनिया के रंग अनोखे हैं, जो मेरे सामने रहता है उसके घर में घरवाली है, और दाएं पहलू में एक मंजिल का है मकान, वो खाली है, और बाएं जानिब का याश है, जिसके हाँ एक दाश्ता है, और उन सब में एक मैं भी हूँ, लेकिन बस तू ही नहीं, लेकिन बस तू ही नहीं हैं, और तो सब आराम मुझे, एक गैसों की खुशबू ही नहीं, एक गैसों की खुशबू ही नहीं। फारिग होता हूँ नाश्ते से और अपने घर से निकलता हूँ, दफ्तर की राह पर चलता हूँ, रास्ते में शहर की रौनक है, एक तांगा है, दो कारें हैं, बच्चे मकतब को जाते हैं, और तांगों की क्या बात कहूँ, कारें तो चलती बिजली हैं, तांगों के तीरों को कैसे सहूँ, ये माना इनमें शरीफों के घर की धन दौलत है, माया है, कुछ शौक भी हैं, मासूम भी हैं, लेकिन रास्ते पर पैदल मुझसे बदकिस्मत मगमूम भी हैं, टांगों पर बरते तबस्सुम है, बातों का मीठा तरन्नुम है, उकसाता है ध्यान ये रह रहकर, कुदरत के दिल में तरहुम है, रहम मतलब रहम, हर चीज तो है मौजूद यहाँ, एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं, और मेरी आंखों में रोने की हिम्मत ही नहीं, आंसू ही नहीं। जो तू रास्ता कट जाता है और बंदी खाना आता है, चल काम में अपने दिल को लगा, यूं कोई मुझे समझाता है, मैं धीरे धीरे दफ्तर में अपने दिल को ले जाता हूँ, नादान है दिल, मूर्ख बच्चा एक और तरह से जाता हूँ, फिर काम का दरिया बहता है और होश मुझे कब रहता है, जब आधा दिन ढल ढल जाता है तो घर से अफसर आता है और अपने कमरे में मुझको चपरासी से बुलवाता है, यूं कहता है वो कहता है, लेकिन बेकार ही रहता है, मैं उसकी ऐसी बातों से थक जाता हूँ, थक जाता हूँ,
पल भर के लिए अपने कमरे को फाइल लेने आता हूँ और दिल में आग सुलगती है। मैं भी जो कोई अफसर होता, इस शहर की धूल और गलियों से कुछ दूर मेरा भी घर होता और तू होती, लेकिन मैं तो एक मुंशी हूँ, तू ऊंचे घर की रानी है। ये मेरी प्रेम कहानी है और धरती से भी पुरानी है। ठीक है, ये देखिए कितनी खूबसूरत नज्म है। एक आम इंसान की मतलब कर्ब को बयान करते हुए ये नज्म है। बिल्कुल प्यारी सी नज्म है, बड़ी जबरदस्त नज्म है। देखिए कलर के का नगमे मोहब्बत जो है मीरा जी की वो नज्म है जो मतलब जिसने एक इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी के जैसे कैसे एक इकहरेपन को तर्जुमानी किया है इस नज्म ने। और मतलब कितनी खूबसूरत नज्म है कि दिल को छू लेती है। जो इस दौर से गुजरता है, अकेला होता है और मतलब उसी ऑफिस में जाना है, उसको डांट सुनना है, फिर उसी रास्ते से आना है, वही कारें, वही टांगे और वही घर, वही मोहल्ला और वो सारी चीज़ें जो आस-पड़ोस की एक्टिविटी होती है, वो सब वही चीज़ें मतलब फिक्स है। आना है और घर में खाना है, पड़ोस के घर झगड़े होंगे, वहाँ एक अय्याश भी होगा, वहाँ एक घर खाली घर भी होगा और मैं अकेला होऊँगा, पड़ा रहूँगा उस घर में। मतलब कितनी खूबसूरत तर्जुमानी की है, ठीक है? एक आम इंसान की ज़िंदगी की उस एक तर्जुमानी करती हुई कलर का नगमे मोहब्बत। ये मीरा जी की जो नज़्में हैं, मीरा जी की नज़्में की किताब है, मजमूआ है जो 1944 में आई, इसी में ये नज़्म शामिल है, ठीक है? हाँ जी। तो ये तीनों नज़्में रहीं मीरा जी के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर से सुनिएगा। इतनी तशरीह तो एक-एक लाइन की तो नहीं कर सकते हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा और नज़्म की तशरीह एक-एक लाइन की नहीं होती। नज़्म को समझना है आपको तो आप उसके सबसे पहले उसके मौज़ू को समझिए, ठीक है? उन्वान को समझिए, उन्वान है क्या चीज़, ठीक है? मीरा जी के इम्पोर्टेंट तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, आप शायद लेट में अभी आए हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट तो ये बताया कि वो कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुए और उसके बाद में कब इनकी वफ़ात हुई और उनका नाम क्यों पड़ा मीरा जी, ये चीज़ और उसकी किताबें जो हैं, ये चीज़ें हैं और उसके अलावा किताबों का नाम आप पढ़ लीजिए। उतनी ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, मीरा जी के बारे में अलग से वीडियो हमारा मौजूद है दूसरे दूसरे इसी चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है? हमें आज के वीडियो में मकसद क्या था सिर्फ़ और सिर्फ़ तीनों नज़्मों की जो उनके सिलेबस में शामिल तीनों नज़्में हैं, उसकी किरत यहाँ पे मकसद था, ठीक है? अब किरत व जो मकसद है तो उसको आप देख सकते हैं एक सुन सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ मैं हाँ जी, अब स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, आप उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चलिए।